हेलो एवरीवन। 10th क्वेश्चन तक हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था और काफ़ी एक अच्छा आइडिया आपको मिल चुका होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी कुछ आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप सॉल्व करने लायक हो गए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब इनको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आई होगी वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं और अपने सोल्यूशंस भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ की क्या वो ठीक थी, क्या उससे बेटर कुछ हो सकता था। तो कंपेयर करते हैं। हम शुरू करेंगे 11th क्वेश्चन से। इसमें मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया, क्वेश्चंस लिखते हुए पीछे भी नहीं दिया, आपने नोटिस किया होगा। ये एनसीईआरटी में जैसे दिए हैं मैंने वैसे ही लिखा है इन क्वेश्चंस को। अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम उस सिंबल के साथ लिख के करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। अब हम जब सब्सटीट्यूशन के बारे में शुरू में बात कर रहे थे, सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, फंक्शन को पहचानिए, उसको t लिखिए। उसके साथ साथ एक बात और भी डिस्कस हुई थी, फ्रैक्शनल पावर्स को हटाने के लिए हम सब्सटीट्यूशन को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गई है फ्रैक्शनल पावर 1/2। आइडिया तो इसी से मिल गया। अगर ये फ्रैक्शनल पावर है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होती है, तो क्यों ना हम इस फ्रैक्शन को हटा दें, फ्रैक्शनल पावर को हटा दें। इसके लिए क्यों ना मैं x प्लस 4 को टी स्क्वायर ले लूं। ये आइडिया तो मैंने डिस्कस किया था। जब मैं स्क्वायर ले लूंगा, पावर 1/2 है, तो स्क्वायर और 1/2 पावर कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन फिर मुझे ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा। गिवन ऑपरेटर dx है, मुझे ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा। ये होगा dx इक्वल टू 2t dt। ऑल्सो x विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि अब हम जब t में सब्सटीट्यूट करने लगे हैं और ऑपरेटर dt हो गया है, तो कोई भी x वाली टर्म अब इसमें बचनी नहीं चाहिए। पहले x वाली टर्म थी, ऑपरेटर dx था, अब हम t में ले आए, ऑपरेटर dt हो गया। अब x में छोड़ दिया तो उसका कोई सेंस बचेगा नहीं। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 हो गया। इधर इंटीग्रेशन में आ जाइए, x की जगह मैंने रखा टी स्क्वायर माइनस 4 और dx की जगह रखा 2t dt और नीचे अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर। ओ, ये तो काफी आसान हो गया क्योंकि ये रूट कैंसिल हो गया। इधर बचा टी स्क्वायर माइनस 4। इस 2 को बाहर ले लीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ये बेचारा बाहर वेट करेगा बस, और ये t और t कैंसिल हुए। अब यहाँ पे आया टी स्क्वायर माइनस 4, 2 एज इट इज टी स्क्वायर, इसको लिखेंगे टी क्यूब बाय 3। बिल्कुल, ये तो अब आप जान चुके हैं। इनफैक्ट हम आउट ऑफ फोकस हो चुके हैं, अपने कंसंट्रेशन में नहीं, यहाँ लिखने में थोड़ा सा इसके बियॉन्ड चले गए। तो हम ये बचा हुआ पार्ट टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे टी क्यूब बाय 3 करके। क्यों? क्योंकि x पावर n को इंटीग्रेट करते हैं x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 4। इसके साथ dt है तो इसको हम 4t लिख देंगे। ये भी हम कर चुके। dx को x इंटीग्रेट कर दिया जाता है, या आप ये बोलिए कि 4 के साथ हम बोलेंगे x पावर 0 लिखा हुआ है। x पावर 0 विल बी इंटीग्रेटेड एज x पावर 1 अपॉन 1। ओके, 4t और प्लस c। इंटीग्रेशन के साथ प्लस सी हमेशा आता है इंडेफिनेट में। अब आप क्या करेंगे कि 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करना तो हम बहुत बचपन में सीख चुके हैं, 7th क्लास में, पता नहीं कब। और ये अपने लिए बिल्कुल आसान चीज है। लेकिन होता क्या है, इन कांस्टेंट को आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब आप बोलते हैं ना कि भाई वेट करो बाहर, ये बाहर वेट करवाने के चक्कर में हम इनको कई बार लिखना भूल जाते हैं, और ये कांस्टेंट अपना बदला इन्होंने हमें इग्नोर किया है, बाहर भेज दिया है। ये अपना बदला लेने के लिए लास्ट में याद नहीं आते, गायब हो जाते हैं, और फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इनको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कि आप यहाँ बैठिए, ये आपकी जगह है, और बाद में इनको सबके साथ मिला दीजिए, जिससे इनको अपना अपमान ना लगे, इंसल्ट ना लगे। अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे। इधर से मुझे मिलता है रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी। ये हम शुरू में ही लिख देंगे। आप इसको अभी मेंशन कर दो तो भी ऐसा ही लगेगा। देखने वाले को क्या पता आपने पहले लिखा था या नहीं। अब टी की जरूरत है, मैंने टी को लिख दिया। आप पहले भी लिख सकते थे। जब क्वेश्चंस लगातार करते रहेंगे तो आपको ये भी इस तरह से लिखने का ध्यान रहेगा। ओके,
2/3 कांस्टेंट है, t की वैल्यू √x+4 होल रेज टू 3 -8 इंटू √x+4 प्लस c। और आप चाहें तो इस फ्रैक्शनल पावर को, कई बार ऑप्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं, तो कई बार ये इस तरह से भी मिल सकता है। ये जो रूट है पावर 1/2 की तरह से है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, तो आप बिल्कुल हैरान नहीं होइएगा कि अरे ये वाला आंसर तो है नहीं, ये लिखा हुआ है दिस इज एज गुड एज दिस वन। तो ये हो गया अपना 11th क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसको ऐसे ही किया होगा, अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं। और कोई और तरीका इससे अलग लिया था जो थोड़ा लेंथी हो गया है कुछ भी, तो आप इसको फॉलो करेंगे। तो अब हम करते हैं 12। अभी हमने बात की थी फ्रैक्शनल पावर होगी तो उसको कैंसिल करने के लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब इधर पावर 1/3 है, तो मैं इस अंदर वाली चीज को अगर t³ मान लूं तो पहला हिंट है इसमें कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन फिर अंदर वाली चीज को अगर हमने ये t³ मान लिया, उसका डेरिवेटिव लिया, तो वो तो फिर x² में आएगा, x³ का डेरिवेटिव 3x² आएगा, x² तो इधर लिखा है नहीं, तो ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया। अब एनसीईआरटी में एकदम से हमारे साथ ये क्या अत्याचार होने लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको देखिए ध्यान से, x³ - 1 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा अत्याचार वाला है, बच्चों का ध्यान रखा गया है। देखिए थोड़ा सा आप दिमाग इस चीज में लगा दें कि x⁵ को मैंने ब्रेक कर लिया x³ में, सब्स्टिट्यूशन में x³ था, थोड़ी t में वैल्यू इसके लिए मिलेगी और डेरिवेटिव x² में एडजस्ट हो जाएगा। ये तो सुनने से पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, तो हम करेंगे क्या, x³ - 1 इसको ले लेंगे t³ और इधर डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 3x² dx -1 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, देन 3t² dt, okay, 3 to 3 cancelled out, x³ dx equal to t² dt, x² dx t² dt, very good, बड़ा अच्छा रहा। और x³ equal to t³ + 1, ये लो x³ की वैल्यू भी आ गई। तो अपना आइडिया क्या था, फ्रैक्शनल पावर चली जानी चाहिए, चली जाएगी, सारी x वाली टर्म t में रिप्रेजेंट हो जानी चाहिए, हो गई, ऑपरेटर t में चेंज होना चाहिए, dt आ गया, सब कुछ ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हो गया। और इसको हम लिखेंगे t³ और पावर 1/3, x³ को लिखेंगे t³ + 1 और x² dx के लिए हम लिख देंगे t² dt। t³ पावर 1/3 ये कैंसिल हो जाएंगे, पावर वैसे इस तरह से मल्टीप्लाई होती है, 3 × 1/3 में 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर से t बचा, इधर से हो गया t³ + 1 t² dt। इसके बाद इसको मैं t³ लिखूंगा, और ये स्टेप बाय स्टेप मैं क्यों लिखता जा रहा हूं, ताकि आप भी ऐसी आदत डालें कि हमें ये सॉल्यूशन में लिखने कैसे हैं। थोड़े पेशेंस के साथ, सारा मेथड मिल गया, सब कुछ ठीक जा रहा है, फिर हम थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में इधर उधर हल्का फुल्का कुछ गलत कर दें और नेगेटिव मार्क्स ले, क्या अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, t⁻6 + t³ और इसके बाद ये आ गया dt, तो ये हो गया t⁻7/7 t⁻4/4 प्लस c। इसके बाद हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो x³ है वो t³ + 1 है, तो x इक्वल टू क्या आने वाला है, इससे x इक्वल टू आएगा t³ + 1 पावर 1/3। t की जगह हम लिखेंगे x³ 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, x³ - 1, मैंने जो इधर क्यूब रूट लेने को बोला था ये इस तरफ आएगा, x³ - 1 पावर 1/3 होल पावर 7/7 प्लस x³ - 1, हम t की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो t के लिए निकाला मैंने, x³ - 1 पावर 1/3, x³ - 1 पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय 4, और इसकी भी पावर 4 प्लस c, इसको लिखना मत भूलिएगा क्योंकि प्लस c अदरवाइज, कई बार तो मैं ये भी आंसर देता हूँ, ये प्लस c किस लिए होता है, वैसे तो क्यों होता है मैंने लॉजिकली शुरू के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ये।
लेकिन मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि ये मार्क्स कटवाने, सी किस लिए है लास्ट में, ये मार्क्स कटवाने के लिए है। बस इसको तुम लिखना भूलो और मार्क्स कट गए। तो ये आपके मार्क्स डिडक्ट करवाने के लिए है, हम इसको ये मौका देंगे ही नहीं, हम प्लस सी हमेशा लिख के चलेंगे। तो इसके बाद 13th क्वेश्चन, तो 13th क्वेश्चन को देखते हुए इधर सर फ्रैक्शनल पावर थी, पीछे तो हमने उसको पुट कर दिया था, फ्रैक्शनल पावर कैंसिल हो गई थी, डेरिवेटिव एडजस्ट कर लिया था, इधर तो क्यूब लिखा हुआ है। लेकिन मैंने एक चीज और भी बताई थी कि एक फंक्शन को हम t माने जिसका डेरिवेटिव किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, हम आइडेंटिफाई करें। तो अगर मैं देखूं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है, तो x² तो इधर है ही, बाकी बचा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमें वो वाली रिस्पेक्ट देनी है कि इधर उधर कहीं गायब मत कर देना, लिखना रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन कांस्टेंट फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं। मेन था कि x² होना चाहिए। उससे अलग अगर आप ये चाहते हो कि इसका पूरा जो डेरिवेटिव आएगा, इस पार्ट, ये पार्ट बचेगा डिफरेंशिएट करते हुए, 2 तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट बचेगा, ये हो जाएगा 9x², 3 आगे आएगा और 3 - 1, तो 9x²। आप चाहो तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, दोनों अरेंजमेंट चलते हैं फ्रीक्वेंटली, अलग अलग टीचर्स आपको इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए मिल जाएंगे। तो दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। मैं इसको ऐसे करूंगा कि इस पूरे पार्ट को 2 + 3x³, इस पूरे पार्ट को मैं t लेने वाला हूं, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, 0 + 3 × 3x² dx = dt। अब आप देखिए x² dx आ गया ना, x² dx, इस 9 को उधर शिफ्ट कर दो। कांस्टेंट को क्या रिस्पेक्ट देनी है, इसको गायब नहीं करना है, इसको जहां होना चाहिए वहां रखना है, बाकी प्रोसेस में ये कुछ नहीं बोलेगा। तो आप लिखिए x² dx = dt/9, dt/9 को अलग ही कर देते हैं, और इधर मैंने इसको ले लिया था t सारे को, तो ये t³ हो गया। अब आप इसको लिख दीजिए 1/9 और t को लिखिए t⁻³ dt इंटीग्रेशन में, और अब ये उसी फॉर्म में आ गया x⁻n वाला फॉर्म, तो इसको आप लिखेंगे t-3 + 1, नेगेटिव पावर है उसके लिए इसको इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए, नेगेटिव पावर में ऐसे ही चलेगा, अदरवाइज तो हम लगातार, अब हमें आदत हो गई है ऐड करते हुए आ रहे हैं हम। तो ये हो गया t 1/9 × t⁻²² -2 + c। कैलकुलेशन में 9 को जैसे प्रेजेंट होना चाहिए था वैसे है। इधर से अपने पास जो t की वैल्यू थी, अब t अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इस बार, तो t स्ट्रेट अवे इधर दिया हुआ है, तो हम t की वैल्यू पुट करेंगे 1/9 × t is 2 + 3x³ (2 -2 + c। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन ये हो सकता है कि आप पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ला के लिख दो और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो थोड़ा सा ये पार्ट कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो फिर ऑप्शंस किस फॉर्म में दे रखे हैं हमें उसे देखना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्टिव है तो आप इतना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, +c हमेशा साथ रहेगा। ये हो गया 13। मुझे उम्मीद है आप में से कईयों ने इसको कर भी लिया होगा। जिनको कोई प्रॉब्लम थी कुछ भी, या सोल्यूशन परफेक्ट सोल्यूशन क्या रहेगा वो ये आपके सामने। आइए 14th क्वेश्चन में एक बार ये बात समझते हैं, x > 0 दिया हुआ है। देखिए मैंने पहले भी जब भी चांस मिला लॉग के साथ डिस्कस किया है, ये जो लॉग के साथ नंबर लिखा है नेगेटिव नहीं हो सकता, = 0 नहीं हो सकता। इधर x > 0 दिया हुआ, लॉजिक है, समझ में आता है। m ≠ = 1 क्यों दिया हुआ है, आप एक वीडियो को पॉज करके 1 सेकंड सोच के देखिए, क्या आप उस कंक्लूजन तक आ जाते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। अगर m = 1 है तो ये 1/t के जैसा या 1/x के जैसा एक बनेगा इंटीग्रेशन, जिसको log t लिखेंगे। अदरवाइज हम x⁻n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी बोल दूंगा इसके बारे में। देखिए अब हम क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे हैं तो इतनी तो हमें हेल्प मिल जाती है भाई, एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन का ही कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो चलो ढूंढते हैं। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, कुछ भी नहीं उससे होगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log x को t मानो, हो गया काम। ये तो बस आगे जरा सा अरेंज होता हुआ दिख जाए। log x = t, तो log x को हम लिखेंगे 1/x dx = dt। वेरी गुड,
dx बाय x बन गया। तो अब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन t रेज टू m। अब सोचिए m अगर 1 होता तो dt बाई टी log t हो जाता। m अगर 1 से अलग कुछ है 2 है तो t को ऊपर ले जाएंगे, t पावर माइनस 2 लिखेंगे तो अलग हो गया ना। m इक्वल टू 1 के लिए अलग है और बाकी नंबर्स के लिए x पावर n वाला पावर लगेगा। ठीक है, m इज नॉट इक्वल टू 1 सो ऑब्वियसली वी विल बी टेकिंग दिस t पावर m इन डिनोमिनेटर एज t पावर माइनस m dt। बहुत सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब आप बोलने लग जाएंगे, अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से खुद ट्राई किए हैं या इवन मेरे सॉल्यूशंस देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेते हैं तो अब तक आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो चुका होगा। नहीं तो एक दो क्वेश्चन करते करते आप एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप फिर स्टूडेंट की जगह टीचर बन के साथ वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं और चांस मिले तो ट्यूशन फीस भी किसी से ले सकते हैं। चांस मिले तो अपने दोस्तों से ट्यूशन फीस सैंडविच की तरह, चल भाई सैंडविच लिया मेरे लिए, ऐसा कुछ है ना। दोस्तों को पढ़ा दो, दूसरों को बताना तो अच्छा होता है, उनको बता दो और साथ में कुछ फीस में मिल जाएगा। बड़ा आसान है। देखो टी की वैल्यू इधर पुट कर दी मैंने, यहाँ पे तो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और उसके बाद टी की वैल्यू पुट कर दी। हर जगह यही करते हुए आ रहा है तो उम्मीद है अब ये वाला भी सबके लिए क्लियर होगा। तो अब हम 15th में जो चीजें करते आ रहे हैं अभी 15th में वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। 15th में जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि अलग अलग तरीके से आप अरेंजमेंट करते हुए टीचर्स को देखेंगे, तो वो जो सेकंड टाइप में बोल रहा था कि कांस्टेंट को यहाँ पे एडजस्ट कर लो, वो मैं एडजस्ट करके इसमें दिखा देता हूँ। देखो नीचे वाले पार्ट का जो डेरिवेटिव है 9 का डेरिवेटिव 0 होगा, -4 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स पावर 1 तो -8x हो जाएगा डेरिवेटिव। मैं अभी करके भी दिखा दूंगा। अभी मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, मैं एक कांस्टेंट एडजस्ट करूंगा, वो क्यों कर रहा हूं उसके लिए मैं बोल रहा था। -8x कर दो इधर, -1/8 कर दो इधर, ताकि ये बैलेंस होके सेम अरेंजमेंट बन जाए। नीचे हो गया 9 - 4x स्क्वायर। और भी कोई थर्ड अरेंजमेंट आप कर सकते हो। क्वेश्चन को देखने का तरीका जो आप सोल्यूशन में देखते हो उससे अलग भी आपको सोचना चाहिए। पहले तो क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना चाहिए सोल्यूशन देखने से पहले, और फिर सोल्यूशन देखने के बाद भी आप उससे अलग कोई और चीज, उससे हिंट लेकर कुछ और कर सकते हैं। तो 100% करना चाहिए। यही तरीका है मैथ्स को अच्छे से सीखने का। तो अब मैं 9 - 4x स्क्वायर को t मान लेता हूं। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, 0 - 8x dx इक्वल टू dt। t पावर 1 है, सिंपल उसको dt लिख देंगे। -8x dx इक्वल टू dt, -1/8 एज इट इज, और -8x dx इसको आप लिख देंगे dt, अपॉन में लिखेंगे t। अब वैसा केस बन गया जैसे लास्ट केस में ये बोल रहे थे m इक्वल टू 1 नहीं है, इस बार ये वैसा केस बन गया जिसमें m इक्वल टू 1 है, dt/t। इसके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, सोचो, यस बिल्कुल सही सोचा आपने, log t -1/8 विल रिमेन एज इट इज प्लस c mod t लिख देंगे, बड़ा अच्छा होगा, या log t लिख के साइड में लिख दो where t is positive since input of log can never be negative or 0. Okay, so input is positive, otherwise it cannot be negative or 0, or we can say it has to be positive, the input. Okay, right. -1/8 log mod t 9 - 4x square plus c। वेरी गुड। तो बड़ा अच्छा लगा आपको यहां तक साथ देखकर, और इसके बाद ये क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। अब आपको अच्छा लगने लग जाएगा और हम अभी उनको पिक कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब 16 आपने देखा होगा तो बोला होगा अरे सर आपने तो फ्रैक्शनल पावर्स और अलजेब्रिक वाले बता के हमें ट्राई करने को भेज दिया, ये तो ई पावर वाला कुछ मिल गया। तो नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से। मुझे पूरी उम्मीद है आपने पहले ये ट्राई किए होंगे, तो अब हम इनको बड़े आराम से कर पाएंगे। आप देखिए जैसे 16th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x
प्लस 3। पॉइंट ये है e पावर x होता तो हम इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x लिख देते प्लस c के साथ। x की जगह कुछ और है तो कैसे डील करेंगे, कांस्टेंट वाला हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हम उसी को सीखेंगे कि उससे ये कैसे करेंगे। तो हम वो पार्ट जो x होना चाहिए था उससे अलग है उसको हम t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx प्लस 0 इक्वल टू dt हो जाएगा। सो dx इज dt बाई 2, dx इज dt बाई 2। और अब पुट करके देखते हैं e रेस टू t और dt बाई 2, और ये वाला बाई 2 तो हम जानते हैं कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं डालते। e पावर t विल बी e पावर t एज इट इज एंड प्लस c। अब तो सिर्फ t की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं t इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस c।